हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी ही भाग 34। अनु को ज्वेलरी शॉप में देखकर मुरारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उर्वशी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, उल्टा उसे तो अनु को जलाने का मौका मिल गया। मुन्ना बाहर अपनी बाइक पर था, वह अंदर आया ही नहीं। मुरारी गिरते पड़ते अनु के पास पहुंचा और कहा, अरे अनु, तुम हो यहाँ क्या कर रही हो? हमरा मतलब यहाँ कैसे ऐसे अचानक? अरे अमाऊ तो सारनाथ ही जा रहे थे, वो भैया गए किसी को पेमेंट देने का, तो बस हम वही देने आए रहे। अच्छा, और ये जो पीतल के लिए डायमंड खरीदा जा रहा है, वो अभी अपनी इन्हीं नाजुक हाथों से तुम ही पहना रहे थे ना उनको? अनु ने मुरारी को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा। मुचारा मुरारी क्या कहे, कुछ समझ नहीं आया तो जल्दबाजी में कह दिया, अरे वो डायमंड का सेट तो तुम्हारे लिए देख रहे थे, अब कोई लेडी थी नहीं यहाँ तो उनसे रिक्वेस्ट की कि वो पहन कर दिखा दें, और इतने में तुम यहाँ आ गई, हमने सारे सरप्राइज का सत्यानाश कर दिया। अनु ने सुना तो उसे मुरारी की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन डायमंड सेट का नाम सुनकर अनु का लहजा थोड़ा नरम पड़ गया और उसने कहा, सच कह रहे हो? लौंग लत्ता की कसम, झूठ काहे बोलेंगे? तुम भी ना यार अनु, मतलब आजकल हर बात पर शक करती हो। मुरारी ने मासूम बनने की कोशिश करते हुए कहा। अनु ने उर्वशी की तरफ देखा जो कि गहने देखने में लगी थी। अगर तुम यहाँ मेरे लिए आए हो तो वो तुम्हारी मेहमान यहाँ क्या कर रही है? अनु ने पूछा। मुरारी फंस गया, लेकिन वह हार मानने वालों में से थोड़े था। राजनीति करते करते इतना झूठ बोलना तो मुरारी सीख ही चुका था। मूंगफली खाने आई है? अरे गहने की दुकान है तो गहने ही खरीदने आई होगी ना यार, और बनारस की सारी दुकानें का हमारे चाचा की है, जो हमको पता होगा कि कौन कब कहाँ आ रहा है। मुरारी ने थोड़ा गुस्सा होकर कहा। ऐसा है मुरारी, मैं अब वो मुंबई वाली अनामिका शर्मा नहीं हूँ, बल्कि मैं भी पिछले 28 साल से तुम्हारे साथ इसी बनारस में रह रही हूँ। तुम्हें मुझसे बेहतर भला कौन जान सकता है? अनु ने मुरारी को घूरते हुए कहा। मतलब तुमको हमरे पर भरोसा नहीं है? ए शॉपकीपर, इधर आओ जरा, जी हमारी धर्मपत्नी को बताओ जरा कि हम ही अकेले आए थे या नहीं। मुरारी ने सेल्समैन को अपनी तरफ बुलाकर आंख मारते हुए कहा। सेल्समैन मुरारी का इशारा समझ पाता इससे पहले ही दुकान के ऑनर ने आकर कहा, मुरारी भैया जी आपका बिल। हमरा बिल? अरे हमने तो अभी तक कुछ खरीदा ही नहीं है। मुरारी ने बिल देखते हुए कहा, जो कि 2.5 लाख का था। 2.5 लाख का बिल देखते ही मुरारी की सांसें ऊपर चढ़ गई। आपने नहीं, आपकी मेहमान जो मैडम आई थी आपके साथ, उन्होंने खरीदा है। उन्होंने कहा बिल आप देंगे। ऑनर ने कहा। मुरारी को काटो तो खून नहीं। कहाँ वो अनु के गुस्से से बचने के लिए झूठ बोल रहा था और कहाँ ऑनर ने उसकी सारी पोल खोल दी। अनु हम समझाते हैं। मुरारी ने जैसे ही कहना चाहा, अनु ने बिल मुरारी के मुंह पर मारा और कहा, इन गहनों के साथ एक धोती और खरीद लेना हमारी 13वीं में पहनने के लिए। अरे अनु, अरे हमारी बात सुनो, अरे हम समझाते हैं यार, मुरारी ने कहा, लेकिन तब तक अनु वहां से जा चुकी थी। मुरारी भी अनु के पीछे जाने लगा तो ऑनर ने कहा, मुरारी भैया जी बिल। मुरारी ऑनर के पास आया और कहा, जी बिल की बत्ती बनाए के डाल दो हमरे गले में, चला आज का दिन ही खराब है। मुरारी को परेशान देखकर ऑनर ने कहा, आपके लिए कुछ मंगवाए थे ठंडा गरम? हमरे लिए मंगवाओ एक तलवार और यहाँ चलाई दो हमारी गर्दन पर, काहे कि हमको हमारी चिता आंखों के सामने दिख रही है। मुरारी ने कहा और जेब से क्रेडिट कार्ड निकालकर ऑनर की तरफ बढ़ा दिया। लुटे हुए आशिक की तरह मुरारी दुकान के बाहर चला आया। सुबह सुबह अनु उससे नाराज हो चुकी थी और साथ ही 2.5 लाख का चूना लग गया था। उर्वशी का भी कुछ अता पता नहीं था, ना ही मुरारी के पास उसका नंबर था जो वह उसे फोन करे। मुरारी अपनी जीप में आकर बैठा और बड़बड़ाने लगा, जे तुम हमरे साथ ठीक ना की हो उर्वशी। अरे हम तुमको का समझे थे, तुम कहाँ निकली हमको? मुरारी मिश्रा बनारस वाले को 2.5 लाख का चूना लगा के चली गई, ऊपर से हमारे घर में आग भी लगा दी। अरे पर जे सब में उनका का कसूर? कितनी मासूम दिखती है उस शकल से। नाना मुरारी, वो ऐसा काहे करेगी? साला तुम्हारी गलती है, तुम उनको साथ लेकर यहाँ आए थे। काहे? खैर अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैगी को कैसे समझाएं? वो बहुत गुस्से में है। महादेव, अब तुम ही कोई रास्ता दिखाओ यार। मुरारी ये सब बुड़बड़ा ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। मुरारी ने देखा फोन शिवम का है।
मुरारी ने फोन उठाया और कहा, हाँ भैया। मुरारी, पेमेंट लिया कि नहीं? उनका फोन आ रहा है कि तुम अभी तक वहां पहुंचे ही नहीं हो कहाँ ये बताओ, कहीं रास्ते में कुछ खाने के लिए तो ना रुक गए? शिवम ने मुरारी को डांट लगाते हुए कहा, अरे भैया बस जा रहे हैं, वो गाड़ी पंचर हो गई थी, वही बनवा रहे हैं। मुरारी ने शिवम से बचने के लिए भी झूठ बोल दिया। ठीक है, उनसे पेमेंट लेकर सारनाथ पहुंचो, शिवम ने कहा और फोन काट दिया। मुरारी ने फोन डैशबोर्ड पर डाला और कहा, चला जिंदगी 80 घाट की नौका हो गई है, किधर भी घूम रही है। विधायक थे तभी ठीक थे, जब से विधायकी छोड़िए जिंदगी उथल पुथल हो गई है हमारी। मुरारी अपनी सोच में डूबा हुआ था कि उर्वशी की आवाज कानों में पड़ी, अरे आप बिना बताए वहां से क्यों चले आए? मुरारी की तंद्रा टूटी। उसने देखा उर्वशी खड़ी है तो एकदम से उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने कहा, और तुम जो बिना बताए हमको 2.5 लाख का चूना लगा दी हो, उसका का? अरे यार, तुमरे चक्कर में हमारी अनु नाराज हो गई, अब उनको कौन समझाए कि तुमरे हमरे बिच्चों कुछो ना है। मुरारी के मुंह से 2.5 लाख की बात सुनकर उर्वशी को गुस्सा आया और उसने कहा, मिस्टर मुरारी, मैं कोई आपको 2.5 लाख लेकर भागी नहीं थी, मैं बस वॉशरूम गई थी, वापस आई तो देखा आप वहां नहीं है। पूछने पर पता चला बिल आपने भर दिया है, ये पकड़ो अपने 2.5 लाख रुपए। कहते हुए उर्वशी ने बैग से 500 के नोटों की गड्डियां निकाली और जीप की सीट पर रख दी। मुरारी को एहसास हुआ कि उसने उर्वशी को गलत समझ लिया। वह कुछ कहता तभी दूसरी तरफ खड़ी अनु की आवाज उसके कानों में पड़ी, ओ तो तुम अभी तक यहीं हो? ओहो हाँ, अपनी मेहमान को घर भी तो छोड़कर आना होगा ना। अनु को दोबारा वहां देखकर मुरारी को हार्ट अटैक आते आते बचा। उसने अनु की तरफ पलटकर कहा, तुम अभी तक यहीं हो? हमरा मतलब? मुरारी अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही अनु ने कहा, हाँ, तुम तो चाहते ही यही हो कि मैं चली जाऊं और तुम अपनी रंगबाजी कर सको। तुम भाड़ में जाओ तुम, और 2.5 लाख के गहनों के साथ एक मंगलसूत्र और खरीद लो अपने इस मेहमान के गले में बांधने के लिए। अरे का अंट संट बक्के जा रही हो यार तुम, हम काहे बांधेंगे इनके गले में मंगलसूत्र? पगला गई हो का अनु? हमारी बात सुनो यार, मुरारी ने कहा। अनु ने अपना हाथ आगे कर मुरारी को बोलने से मना कर दिया और कहा, तुमको जितने खाते खोलने हैं खोलो मुरारी, पर ये याद रखना तुम्हारे सारे खाते बंद करने हमें बहुत अच्छे से आते हैं। अनु वहां से पैर पटकते हुए चली गई। अनु के जाते ही मुरारी ने अपना सर पकड़ लिया। उर्वशी वहीं खड़ी थी। उसने मुरारी से कहा, क्या आप हमें बंगले तक छोड़ देंगे? मुरारी ने एक नजर उर्वशी को देखा और अपने हाथ जोड़कर कहा, माफ करो देवी, तुम्हारे चक्कर में हमारी लंका लग चुकी है। अब तुमको अपनी जीप में बैठा लिए तो हमारा तलाक पक्का समझो। इट्टो काम करो, रिक्शा से चली जाओ, और हाँ, अनु की बातों का बुरा न लगाना, वो दिल की बुरी नहीं है। मुरारी की बात सुनकर बेचारी उर्वशी वहां से चली गई। प्रताप का घर बनारस। घर के आंगन में पड़ी मचिया पर उल्टा लेटा राजन हाथ में पकड़े लकड़ी के टुकड़े को मिट्टी पर घुमा रहा था। प्रताप राजन को घर से बाहर जाने नहीं देता था, ना ही बाहर से किसी को अंदर आने देता था। हर वक्त 2 आदमी राजन की देखभाल करते रहते थे और ध्यान रखते थे कि इस घर से वह बाहर न जाए। लेटे लेटे राजन मुन्ना के बारे में सोचने लगा। भूषण और उसके आदमियों से ज्यादा राजन को मुन्ना का स्वभाव अच्छा लगा। एक मुलाकात में ही वह मुन्ना को अपना दोस्त मान बैठा। राजन मुन्ना से मिलना चाहता था, उसके बारे में और जानना चाहता था, लेकिन बाहर जाए बिना वह मुन्ना से कैसे मिलता। राजन को घर में प्रताप का फोन मिला, जिसमें मुन्ना का नंबर देखकर उसने मुन्ना को फोन में मिलाया और उससे बात की। लकड़ी का टुकड़ा मिट्टी में घुमाते हुए राजन मन ही मन खुद से कहने लगा, मुन्ना का नंबर पिताजी के फोन में कैसे आया? मुन्ना ने कहा उसके पापा विधायक थे, इस वजह से, पर हमारे पिताजी जैसे एक आम आदमी के फोन में मुन्ना का नंबर कैसे आ सकता है? क्या पिताजी हमसे कुछ छुपाए रहे हैं या हम ही ये सब के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं? बस करो बेटा, का जमीन में खड्डा कर दोगे। प्रताप की आवाज राजन के कानों में पड़ी तो वह अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने देखा बगल की कुर्सी पर उसके पिताजी बैठे हैं तो उसने लकड़ी का टुकड़ा फेंक दिया। क्या बात है बेटा, इतना उदास काहे हो? प्रताप ने पूछा। पिताजी, आपसे को बात पूछे? राजन ने कहा। हाँ पूछो, प्रताप ने कहा। आप हमको बाहर जाने क्यों काहे नहीं देते? हमरा भी मन करता है हम घर से बाहर जाएं, ये शहर घूमे, कुछ अपनी पसंद का खाएं। जब से हम घर आए तब से हम जे घर में कैद है, इसे अच्छा तो हम हॉस्पिटल में ही रह जाते।
वहां कम से कम 4 लोग तो होते थे बात करने के लिए। राजन ने उदास लहजे से कहा। प्रताप ने सुना तो राजन की तरफ देखने लगा और कहा, हम समझते हैं बेटा, पर कहा है अभी अभी तुम ठीक होकर आए हो, हम नहीं चाहते फिर से कोनो संकट तुम पर आए। राजन ने सुना तो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। वह जानता था उसके पिताजी उसकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। प्रताप का आदमी जो कई सालों से उसके यहाँ काम कर रहा था, वह प्रताप के पास आया और धीरे से कहा, मालिक, राजन बिटवा सही कह रहा है, जब तक कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा ठीक कैसे होगा। राजन बिटवा वैसे भी सब भूल चुका है। शिवम और मुरारी के बच्चों से उसको अब कोई खतरा नहीं है, क्योंकि शिवम का बिटवा तो मुंबई जा चुका। बचा मुन्ना तो वो इतना समझदार है कि बेवजह किसी से उलझता नहीं। हमारी बात मानिए, राजन बिटवा को बाहर जाने दीजिए ताकि इनका जीवन पहले जैसा सामान्य बने, वरना आप कब तक इनकी देखभाल करेंगे। आदमी की बात प्रताप को सही लगी, लेकिन एक डर भी था जो मन में उन्हें परेशान कर रहा था। इसलिए उन्होंने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन भूषण का क्या करे? वो तो कब से राजन से मिलने की ताक में बैठा है। प्रताप के आदमी ने प्रताप के कान में कुछ कहा तो प्रताप ने हाँ में सर हिलाया और राजन से कहा, सुनो बेटा राजन। राजन प्रताप की तरफ पलटा तो उन्होंने आगे कहा, तुमको बाहर जाना है ना तो तुम जा सकते हो, लेकिन हमारी एक शर्त है। वो क्या है पिताजी? राजन ने पूछा। तुम भूषण से दूर रहोगे, प्रताप ने कहा। कौन भूषण? राजन भूषण को जानता था, लेकिन जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा, वही जौन उस दिन तुमको अपना दोस्त बता रहा था, प्रताप ने कहा। अरे हमको उससे कहा, हम वैसे भी उसको नहीं जानते और आप कह रहे हैं तो दूर ही रहेंगे उससे। पर पिताजी, क्या हम सच में बाहर जाएं? राजन ने उम्मीद भरे स्वर में पूछा। हाँ जाओ, बस समय से घर आ जाना, प्रताप ने मुस्कुराकर कहा तो राजन उनके गले आ लगा और कहा, थैंक यू पिताजी, आप ना बहुत अच्छे हैं। आज पहली बार राजन प्रताप के गले लगा था। ये देखकर प्रताप का दिल खुश हो गया और आंखों में नमी तैर गई। मुंबई वंश का फ्लैट। सुबह का सोया वंश दोपहर तक सोता रहा। वंश उठा तो उसे महसूस हुआ कि उसका बदन टूट रहा है। वह हिम्मत करके उठा और किचन एरिया में चला आया। उसे बहुत जोरों से भूख लगी थी। किचन में खाने को कुछ रखा होगा सोचकर वह किचन में आया, लेकिन वहां सूखे सामान और कुछ सब्जियों के अलावा कुछ नहीं था। वंश ने रैक खोलकर देखा तो वहां भी कुछ नहीं था। वंश ने नल से एक गिलास पानी लिया और पीकर बाहर चला आया। वंश की सांसें भी काफी गर्म चल रही थी और उसका नाक भी लगभग बंद हो चुका था। किचन में तो खाने को कुछ भी नहीं है। नवीन अंकल ने बताया था सामने मार्ट है, मुझे वहां से कुछ मिल जाएगा। खुद से बातें करते हुए वंश ने अपना पर्स उठाया और फ्लैट से बाहर निकल गया। वंश नीचे आया और सामने मार्ट में चला आया। वहां से वंश ने अपने लिए कुछ किचन का जरूरी सामान खरीदा, साथ में कुछ जूस और सॉफ्ट ड्रिंक्स के कैन खरीद लिए। उसने ब्रेड, जैम, अंडे और दूध के डिब्बे खरीदे और काउंटर पर चला आया। बिलिंग करवा कर वंश सब सामान लेकर वापस अपने फ्लैट में आया और ये सब करते हुए वंश काफी थक गया था। वह काफी बीमार महसूस कर रहा था। उसमें इतनी एनर्जी नहीं बची थी कि वह अपने लिए कुछ खाना बना सके, इसलिए उसने जूस का डिब्बा उठाया और उसका ढक्कन खोलकर आधा ग्लास भर लिया। वंश का गला खराब था, उसके बाद उसने वह ठंडा जूस पी लिया और वापस सोफे पर लेट गया। बदन दर्द और बंद नाक होने की वजह से उसे अब नींद भी नहीं आ रही थी। लेटे लेटे वंश को अपनी माँ की याद आने लगी और उसकी आंखें नम हो गई। उसने अपने फोन की तरफ देखा जो कि पानी में गिरने की वजह से खराब हो चुका था। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 34। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी हीर मेरे साथ। बाय।